ओके, सो एवरीबॉडी, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 4 में अपने आ गए हैं। एंड इधर पे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। लास्ट डे जो हम लोग डिस्कशन किए थे उसमें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, आई थिंक मैंने आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कितना लिखाया था, 2 पॉइंट लिखवाया होगा, है ना। 3 लिखवाया था। एक लिखवाया था मोनोपोली ऑफ नोट इशू, दूसरा पॉइंट लिखवाया था एडवाइजर एजेंट एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, और तीसरा बैंकर टू द बैंक्स। ये 3 पॉइंट लिखवाया था एस पीपल आर टेलिंग मी। आज का जो क्लास है ना, आज का जो क्लास है वो इससे ज्यादा डेप्थ में है, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करता है। लास्ट डे वाला क्या है, कॉन्सेप्ट है, लर्निंग है। आज में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक का। पहले एक और फंक्शन लिख लेंगे अपने लोग, उसके बाद मैं आपसे जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक का स्टार्ट करूंगा, जो शायद आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास खा जाए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। पहले फोर्थ फंक्शन लिख लो, ये छोटा सा है, क्लियरिंग हाउस, एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। फोर्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, लिख लीजिए एक्स एज अ क्लियरिंग हाउस, एक्स एज अ क्लियरिंग हाउस, एक्स एज अ क्लियरिंग हाउस। एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस, एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, यहां पर ध्यान यहां पर ध्यान से सुनना। एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस वाले फंक्शन में देखो, यहां पर मान लो ना, बाकी सब बात तुम छोड़ो, एक बार बाकी सारी बातें छोड़ो तुम। तीन दोस्त है, कायदे से सुनना। क्लियरिंग हाउस फंक्शन समझना पड़ेगा, लर्न करना है तो वो तो मैं लर्न करवा दूंगा, 100% है, समझना पड़ेगा तुमको। तीन जने, हाँ तीन दोस्त है। ये जो दोस्त है, दोस्त नंबर ए, दोस्त का नाम है ए। ये जो है भाई, ये ए को ना बी और सी दोनों को ही पैसा देना है। मतलब ए, ये डिसाइड हुआ हुआ है कि ए ना बी को 10 रुपए देगा, ऐसा प्लान है, मतलब ऐसे पहले से ही पेबल है। ए का बी को 10 रुपया पेबल है, कायदे से सुन लीजिए प्लीज। ए का सी को 10 रुपए पेबल है। तीन दोस्त है, ए बी और सी। ठीक है, फिर से बोलता हूं, ए का बी को 10 रुपए पेबल है, ए का सी को 10 रुपए पेबल है, ए का बी को 10 रुपए पेबल है, और ए का सी को 10 रुपए पेबल है। ठीक है कि नहीं है? अभी आगे सुनिए आप लोग, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। होता यूं है, हेलो, होता यूं है ना, बी का सी को बी का सी को पे करना बाकी है। मतलब बी और सी का आपस में हिसाब है, ए तो दोनों को 10 रुपए देता है ना, बी सी को 5 रुपए देता है, कोई हुआ होगा ट्रांजैक्शन आपस में, और सी बी को 3 रुपए देता है। अब इतना कुछ है ट्रांजैक्शंस, इतना कुछ है ट्रांजैक्शंस, तब ए बार्जिन करता है ना। ए ए बोलता है, देख भाई बी, तेरे को सी को 5 देना है। बी बोलता है हाँ मालिक। सी को ए बोलता है, सुनना, तेरे को उसको 3 रुपया देना है। बोला हाँ, बात तो सही है। तो ए बोलता है कि मेरे पास तो सबका हिसाब है, हम एक काम करता है, सी तुम एक काम कर, सी तुम एक काम कर, सी ए सी को ना 12 रुपया दे देता है, ए सी को 12 रुपए दे देता है, बात कर रहा हूं मैं, ए सी को 12 रुपए दे देता है, और ए जो है बी को 8 रुपए दे देता है, और बोलता है सब अपने घर जाओ खुशी खुशी। तुम सोचो, 4 ट्रांजेक्शन करना पड़ता, वो 2 में खत्म हो गया। ए को बी को 10 देना पड़ता, ए को सी को 10 देना पड़ता, बी को सी को 5 देना पड़ता, सी को बी को 3 देना पड़ता। मतलब कुल मिला के ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3 और ट्रांजेक्शन 4, कुल मिला के 4 ट्रांजेक्शन होने लग रहे हैं। हाँ, ए बोलता है भाई बंद करो इतना इतना झमेला। ए सी को बोलता है ले भाई 12 रुपया ले और निकल, बी को बोलता 8 रुपया ले और निकल। और तुम देखो सब हिसाब हो चुका है। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस। रियल लाइफ में ये ए नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये रियल लाइफ में बी नहीं है, ये रियल लाइफ में कमर्शियल बैंक है। ये रियल लाइफ में सी नहीं है, ये भी रियल लाइफ में कमर्शियल बैंक है। असल में होता क्या है ना, रिजर्व बैंक के पास सारे बैंक्स का हिसाब रहता है।
कि व्हाट आईसीआईसीआई बैंक विल पे एचडीएफसी बैंक। हाँ, एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई को कितना पे करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है मेरे पास तो सबका हिसाब है, चाप मत लो, तुम लोग एक दूसरे को पैसे मत दो, मेरे पास सबका हिसाब है, मैं जब नेक्स्ट टाइम एडजस्ट करूंगा तो ऐसा हिसाब कर दूंगा कि अपने आप ही ये सेट ऑफ हो जाएगा, अपने आप ही ये सेट ऑफ हो जाएगा। तुम लोग इतना लेन देन का झमेला मत पालो, तुम लोग इतना लेन देन का झमेला मत पालो। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन या क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। ऑफलाइन में किसको किसको क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्लियर है भाई। ऑनलाइन में किसको किसको क्लियर है, कम ऑन गाइस। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऑल राइट, लेट्स गो यार। बात करें क्या अपने लोग, बात करें क्या अपने लोग। तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। मैं आपको क्या बोला, देखिए ये जो है पूरा ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर या ट्रांजैक्शन का पूरा ढांचा हो गया है बिल्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है आप लोग को? राइट सर, बातचीत तो क्लियर है। श्योर है आप लोग को क्लियर है? सर आप लोग को भी क्लियर है? राइट सर। ए बी और सी का जो भी आपस में सेटलमेंट है, आपस में ट्रांजैक्शन है, वो हो गया। अभी क्लियरिंग हाउस फंक्शन लिख लो, ये फोर्थ फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। लिखना इसके अंदर आप लोग, as central bank holds the cash reserves of all the commercial banks, लिखो as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, as central bank, clearing house function number 4 है point, हाँ, as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, as central bank holds the cash reserves, as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, लिखें as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, लिख लिया आपने, as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, it becomes easier and more convenient for it, it becomes easier and more convenient for it, it becomes more easier and convenient for it, it becomes more easier and convenient for it to act as their clearing house, to act as their clearing house, it becomes more easier and convenient for it to act as their clearing house, to act as their clearing house, लिखिए all commercial banks have their accounts with central bank, all commercial banks have their accounts with the central bank, all commercial banks have their accounts with the central bank, all commercial banks have their account with the central bank, लिखा, all commercial banks have their account with the central bank, therefore central bank can easily settle claims, therefore central bank can easily settle claims, therefore the central bank can easily settle claim of various commercial banks against each other, of various commercial banks against each other, by making debit and credit entries in their accounts, by making debit and credit entries in their accounts, by making debit and credit entries in their accounts, by making debit and credit entries in their accounts, लिख लीजिएगा by making debit and credit entries in their accounts, लिख लिया क्या? by making debit and credit entries in their accounts, by making debit and credit entries in their accounts, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे क्या चक्कर है, उसके बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, उसके बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कायदे से सुन लीजिएगा आप लोग, इधर पे सुनिए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन चल रहा है, ये फोर्थ फंक्शन है आरबीआई का, ये फोर्थ फंक्शन है आरबीआई का। आरबीआई बोले तो सेंट्रल बैंक, ठीक है कि नहीं है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन है। एक बार और फिर से बता देता हूं, इधर पे समझना क्या होता है। बेसिकली आरबीआई के पास ना, समझिएगा बात को सारे लोग, आरबीआई के पास ना सारे बैंक्स का हिसाब है, सारे बैंक्स का हिसाब है। मतलब मान लीजिए ये रहा एचडीएफसी, मान लीजिए एसबीआई, ठीक है कि नहीं है? अब आरबीआई के पास दोनों बैंक्स का हिसाब है, ठीक है? अब आरबीआई को मान लीजिए 100 रुपीज दोनों बैंक्स को देना है, एचडीएफसी को भी 100 रुपीज देना है और एसबीआई को भी
₹100 देना है, और HDFC को SBI को 60 रुपीज देना था, और SBI को HDFC को ₹20 देना था। यस और नो? अभी यहां पर सुन लीजिए, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है। अच्छा, आरबीआई के पास सबका हिसाब है, तो आरबीआई क्या बोलता है कि भाई इतना सारा ट्रांजैक्शन नहीं होगा, एक काम करो एसबीआई, तुमको हम दे देता है 140 रुपया, और एचडीएफसी तुमको हम देता है केवल 60 रुपया, और सब घर जाओ खुशी खुशी। हुआ क्या रियल लाइफ में, समझो। आरबीआई एचडीएफसी को 100 देता, आरबीआई एसबीआई को 100 देता, हाँ, एचडीएफसी एसबीआई को 60 देता, और एसबीआई एचडीएफसी को 20 देता। जबरदस्ती का 4 ट्रांजैक्शन होता। आरबीआई के पास एचडीएफसी का भी अकाउंट है, एसबीआई का भी अकाउंट है, तो आरबीआई क्या बोलता है, सुनो ना एचडीएफसी एसबीआई, तुम लोग एक दूसरे को पैसा मत दो, हम सबका अकाउंट सेटल कर दे रहे हैं, हम सबका अकाउंट सेटल कर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लियरिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई, क्लियरिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई। यही मैंने आप लोगों को लिखवाया था आज, आज यही मैंने लिखवाया। क्या रीड करना है एक बार, सारे लोग बोलना, रीड करना। एस सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल, फिर से इतना ही बोलिए, फिर से, फिर से, फिर से, एक बार और, फिर से, एक बार और, एक बार और, एक बार और। इट बिकम्स इजियर एंड मोर कन्वीनियंट, बोलो, for it to act as their clearing house. It becomes more easier and convenient for it to act as their clearing house. एक बार सारे लोग फिर से बोलेंगे शुरू से यहां तक, फिर से बोलिए। It becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. एक बार और बोल रहा हूं, as central bank holds the cash reserves of commercial bank, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. It becomes more clearing house. एक बार और बुलवा रहा हूं, फिर सबसे पूछने वाला हूं, बेटर बी रेडी, बोलिए एक बार। चलिए मोहित आप बोलिए। कैश रिजर्व, क्लियरिंग हाउस। वेरी गुड। दीक्षा। व्हाट द, टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस। सानवी आप बोलिए। इट बिकम्स मोर इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। सानवी, एक बार फिर बोलो।
आप बोलिए। Exactly. So as central bank holds the cash reserves of all commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. समझ में आ गया? तो clearing house में basically हम लोग mutual adjustment का बात करते हैं, right? आगे बोलो, all commercial banks have their accounts with the central bank. बोलो एक बार और, तो शुरू से यहां तक बोलो। As central bank holds the cash reserves of all commercial bank, it becomes easier and more convenient for it. All commercial banks have their accounts with the central bank. All, एक बार और, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, आप बोलिए पूरा। लर्न करना है दीदी, यहाँ पे देख के नहीं पढ़ना है, रीडिंग कंपटीशन नहीं लगवाए हैं। फिर से बोलिए, रीड करते जाइए। फिर से रीड कीजिए। आगे बोलेंगे एवरीवन, देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर। फिर से बोलो, देयरफॉर, फिर से, फिर से, फिर से, by making debit and credit entries in their accounts, by making, by making, पूरा बोलिए, एज सेंट्रल बैंक बोलिए। Therefore, the central bank can easily settle claim of various commercial banks by making debit and credit entries in their, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास तो सबका अकाउंट है। तो जब एलडीएफसी को एसबीआई को कुछ पैसे देने हैं और एसबीआई को भी एचडीएफसी को कुछ पैसे देने हैं, तो सेंट्रल बैंक की डेबिट क्रेडिट करके एक दूसरे का सेट ऑफ कर देता है, ना कि रियल में पैसा ट्रांसफर होता है एक दूसरे को। समझ आ गया? यस सर, ये था। तो दोस्तों ये तो चार फंक्शंस थे सेंट्रल बैंक के, जो कि एग्जाम में आते हैं नहीं आते हैं वो फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। बट एक चीज जो आएगा ही आएगा, वो है सेंट्रल बैंक का सुपर पावर। मतलब बोलने के लिए सुपर पावर है, रियल लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, इसलिए मैं सुपर पावर बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोलते हैं बोलो? क्रेडिट कंट्रोल। ये एक फिफ्थ फंक्शन है, लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको आप एज अ सेपरेट हेडिंग, और आप खास करके लर्न कीजिए साथ साथ में, क्योंकि आपका लर्निंग नहीं हो रहा है साथ साथ में। आपको बोल रहा हूं, क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई, हेडिंग डालिए, क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई, क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई, क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई। अब ना अगले 5 से 10 मिनट ना खाली सुनते चलना, लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तय है। तो एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। देखो भैया, दो तरीके के सीन है, दो तरीके का सीन होता है। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। अब यार सबको मालूम है इन्फ्लेशन क्या हुआ। इन, ये क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई के अंदर कुछ लिखना मत तुम, क्योंकि मैं पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। पहले एक्सप्लेनेशन और उसके बाद राइटिंग। सुनना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस जनरल प्राइस लेवल ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। जनरल मतलब ही ऑन एन एवरेज है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, मतलब सरल भाषा में ऑन एन एवरेज सारी चीजों का दाम बढ़ते चला जा रहा है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन का मतलब है सेम उल्टा, ऑन एन एवरेज जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ नहीं रहा है, ऑन एन एवरेज जनरल प्राइस लेवल जो है वो कम होते चला जा रहा है।
ऑन एन एवरेज जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन के केस में बढ़ते चला जा रहा है और डिफ्लेशन के केस में घटते चला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात को पिक करो यहां से, ये बात को पिक करो यहां से। सुनना अभी क्या, सुनना अभी क्या, एवरीवन प्लीज सुनना। इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऑन एन एवरेज क्या होता है? बढ़ता है। डिफ्लेशन में प्राइसेस ऑन एन एवरेज क्या होता है? घटता है। अब सुनो, इन्फ्लेशन क्यों हुआ, ये कॉज को पकड़ो, वरना ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। चीजों का दाम क्यों बढ़ा, इसका मल्टीपल रीजंस होता है, बट एक रीजन जिसके बिहाफ में ये टॉपिक बना है, या जिसकी वजह से आई शुड से ये टॉपिक बना है, वो समझाता हूं। देखो, इकोनॉमी में सबके हाथ में पैसा है मेरे हाथ में, आपके हाथ में, सबके हाथ में। अब होगा क्या, अगर हम लोग सबके हाथ में पैसा रहेगा तो हम लोग सब कोई सामान खरीदना चाहेंगे। अगर मेरे आपके सबके हाथ में पैसा रहेगा तो हम लोग सबको किसी सामान को खरीदना चाहेंगे। अब हम लोग सबको इस सामान को खरीदना चाहेंगे। इकोनॉमी इकोनॉमी में इन जनरल सप्लाई लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है? सप्लाई लिमिटेड होता है, डिमांड अनलिमिटेड होता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं ना। चलिए मान लेते हैं ये जो पेन जिससे मैं लिखने लग रहा हूं, वो पेन जो है ये बेसिकली सब कोई चाह रहे हैं। इकोनॉमी में ऐसा 100 पेन अवेलेबल है, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, और हजारों लोगों को ये पेन का काम है। जो आदमी ये सोचा होगा कि इस पेन का कीमत 4,000 रुपया रखते हैं, वो तो उसको 5,000 पे लेके जाएगा, 6,000 पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड इज अनलिमिटेड बट सप्लाई इज लिमिटेड। सो प्राइसेस क्या होता है? बढ़ता है। पर आप लोग ये सोचो कि डिमांड अनलिमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि सबके हाथ में अनलिमिटेड पैसा था। तो इन्फ्लेशन का एक मेजर कारण है सबके हाथ में पैसा होना। तो इन्फ्लेशन का इलाज क्या है? लोगों के हाथ से पैसा टानो, लोगों के हाथ से पैसा टानो। तो याद रखना, जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई आरबीआई ऐसा मेजर्स लेगा विच विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट का मतलब है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करे। कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, दैट इज आरबीआई विल रिड्यूस मनी सप्लाई। आरबीआई विल रिड्यूस मनी सप्लाई। तो जब भी मैं पूछूं कि इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए, तो मनी सप्लाई रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि तब क्या होगा? लोगों के हाथ से पैसा कम होगा, तब लोगों का डिमांड कम होगा। डिमांड कम होगा तो फिर प्राइसेस बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। लॉजिक समझ आया नहीं आया? यस सर। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन एक ऐसा मौका है, कोविड या जस्ट कोविड के 5-6 महीने के बाद का समय, आप लोग को जो समझ में आए वो आप लोग ले लीजिए, आप लोग को जो समझ में आए वो आप लोग ले लीजिए। कोविड या कोविड के जस्ट 5-6 महीने के बाद वाला समय। अभी उसके दौरान क्या होता है? चीजों का दाम उस समय घट रहा था, चीजों का दाम घट रहा था उस समय। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सप्लाई ज्यादा था, डिमांड था ही नहीं। अब जो सेलर सामान लेकर बैठा है, वो तो भाई साहब यही बोलेगा कि बेच के निकले हम, कैसे भी बेच के हम मुक्ति पाए। यस और नो? यस सर। यही है पूरा मेन दर्द। तो अब क्या होता है, आरबीआई बोलता हम क्या करें, लोग खर्चा क्यों नहीं कर रहे यार? अरे भाई, कोविड के बाद टाइम पे लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। आरबीआई बोलता डालो लोगों के हाथ में पैसा। कैसे डालें? इंक्रीज मनी सप्लाई। कैसे? इंक्रीज मनी सप्लाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुबह उठा और देखा तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया। वो अनपढ़ों का कहना है, वो अनपढ़ स्टाइल है बोलने का। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई सरकार कभी नहीं करने वाला। क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी सुनना। बस अभी याद रखो कि डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या करता है? इकोनॉमी में क्रेडिट को एक्सपैंड करता है। क्रेडिट को एक्सपैंड करना अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और इंक्रीज मनी सप्लाई। अब देखो तुम बेटर समझ पा रहे हैं। एक्सपैंड क्रेडिट और इंक्रीज मनी सप्लाई। एक्सपैंड एक्सपैंड क्रेडिट और सॉरी इंक्रीज मनी सप्लाई। चमका नहीं चमका? ऑनलाइन वालों चमका नहीं चमका? हाँ ना बोलना पड़ेगा। कम ऑन गाइस। ठीक है भाई, सारे लोग अग्री कर रहे हैं। सटल है, सटल है दिमाग में। अब आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई ये कैसे करता है सर फिर? अब कायदे से सुनना तो तुमको समझ आएगा। बाय द वे, इसको ना क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई को
मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। एग्जाम में आगे राइट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आधे लोग रो देते हैं कि सर आप करवाए ही नहीं। क्रेडिट कंट्रोल को ही मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अरे भाई तुम लोग को ये सब नीचे का नहीं लिखना है, खाली हेडिंग डालना है। कोई ये सब तो नहीं लिख दिया ना? लिख दिया होगा तो गया काम से, नहीं लिखना है। क्रेडिट कंट्रोल स्लैश मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, समझ आया? अच्छा तू चेक, एक बार मैं पूछ रहा हूं ऑनलाइन वालों से, इन्फ्लेशन के टाइम पे ऑनलाइन वालों बताओ आरबीआई क्या करेगा? दो ऑप्शन देता हूं, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे कि मनी सप्लाई रिड्यूस करेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे? ऑनलाइन वालों बताना जरा। पुनीत, केशव, आद्विक, मनस्वी, धून, इन सब जनों ने आंसर दिया है एंड आई कैन सी दे हैव गिवन करेक्ट आंसर। तो भैया ऑफलाइन वालों क्या करेगा? एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगा, डिफ्लेशन के दौरान आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। अब सुनो, सुनो ना, सेकंड बात सुनो, सेकंड बात सुनो फिर। अब आरबीआई ये कर कैसे रहा है? आओ कुछ तुमको तंत्र बताएं। पहला, आरबीआई, समझो बात को, आज कमर्शियल बैंक तो नोट नहीं छापता है, वो कौन छापता है? आरबीआई। तो कॉमन सेंस है। अच्छा लेकिन तुम लोन लेने किसके पास जाता है? आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास वो पैसा आया कहां से? मतलब तुम ये मान रहा है कि कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई से लोन लेना पड़ता है, वरना आरबीआई कैसे पैसा बनाएगा? हाँ या ना? तो अब क्या होता है समझो। मान लो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 5% पे लोन दिया। कमर्शियल बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है? कमर्शियल बैंक मेरे को और आपको 8% पे लोन देता है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 5% पे लोन दिया, कमर्शियल बैंक क्या करता है, वो हम लोगों को 8% पे लोन देता है। सर तो इसमें मैथ्स क्या हुआ, नहीं समझ आया। अरे भाई इसका मतलब है अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को 5% पे दे रहा है तो कमर्शियल बैंक तो खुद पैसे कमाएगा, तो हमें वो 8% पे देता है। अब आरबीआई को इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वाला काउंटर करना है, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई काटना है। आरबीआई क्या करता है, इनडायरेक्टली मारता है। आरबीआई बोलता है कि आज से 5% पे कमर्शियल बैंक लोन लेने मत आना, आज से लोन का रेट हम 7% कर रहे हैं। अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए लोन का रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक हमारे लिए लोन का रेट बढ़ाएगा, और जैसे ही 8% को 11% करता है हम लोग बोलते हैं उरी बाबा, इतना हाई रेट पे तो हम लोग लोन नहीं लेंगे। हम लोग लोन नहीं ले, यही तो आरबीआई चाह रहा था, इकोनॉमी में मनी कम सर्कुलेट हो, लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। याद है बोले थे इन्फ्लेशन के टाइम पे गोल क्या रहता है, मनी लोगों के हाथ में बढ़ाना कि घटाना? घटाना। कर दिया। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, वाइसी वर्सा, अपोजिट। डिफ्लेशन में क्या होगा, अपोजिट। आ रहा है समझ में? और तरीका। अच्छा अब इन तरीकों का नाम है, जैसे इस तरीके को बोलते हैं रेपो रेट, रेपो रेट या बैंक रेट बोलते हैं। पर मैं अभी वो सब टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा, पहले तुमको बता रहा हूं कि चल क्या रहा है, तुम पढ़ क्या रहे हो। सेकेंड पॉइंट, आरबीआई एक और तरकीब निकालता है। आरबीआई गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटीज लेता है, बॉन्ड्स, और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इकोनॉमी में बाजार में आके बॉन्ड बेचना शुरू कर देता है। बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या होता है सर? डिबेंचर सुने हो? क्योंकि तुम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो अधिकतर लोग, तो डिबेंचर्स का मतलब तो जानते होगे। इट्स काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट जिससे लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को लोन देके। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है, अनाउंसमेंट कर देता है कि आओ सुनो, हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं पर ईयर, आओ मेरे को पैसा दो, लेकिन मिनिमम 1 लाख या 2 लाख का लोन मेरे को देना होगा। आरबीआई चिल्ला रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में। अब लोग सोचते हैं कि यार मेरे को तो ये कमर्शियल बैंक 6% देता है मेरे पैसे पे, हाँ, और ये गवर्नमेंट है 10% दे रहा है, चलो खेला खत्म, इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट कर दो का मतलब है लो, खरीद लो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स, खरीद लो गवर्नमेंट का शेयर्स और डिबेंचर्स, आ जाओ। अब जैसे ही तुमने गवर्नमेंट का बॉन्ड्स या शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेज किया, तुम्हारे हाथ से पैसा बढ़ा कि घटा? घटा, क्योंकि वो तो बैंक के पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया, जाओ खत्म, मनी सप्लाई कम कर दिया तुमको लालच देके। तुमको तुम्हारा पैसा तो वापस देगा ही,
लेकिन तब देगा जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन का सिचुएशन आएगा, अपोजिट डिफ्लेशन में, हाँ या ना। ये हो गया। और भी रास्ते हैं, और भी रास्ते हैं। एक और रास्ता बताता हूं, उसके बाद लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। हाँ, एक और रास्ता है। एक होता है जिसको बोलते हैं मार्जिन मनी। क्या बोलते हैं? मार्जिन मनी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग से, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा। तुमको यार लोन का दरकार पड़ा है ना, तुम एडुकेशन का ले रहे हो या कोई भी किसी चीज का लोन ले रहे हो, तुमको लोन का दरकार पड़ा है ना, तुमको लोन का दरकार पड़ा। तुम कमर्शियल बैंक के पास गए, तुम बोले भाई कमर्शियल बैंक लोन दे दे मेरे को, कमर्शियल बैंक लोन दे दे मेरे को। कमर्शियल बैंक बोलता है कुछ मॉर्गेज कर। तो मेरे पास ना एक 10 लाख रुपीस का लैंड था, 10 लाख रुपए का जमीन था मेरे पास। मैं बोला ले भाई 10 लाख रुपए का जमीन ले ले। अब ईमानदारी से बताओ ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, कमर्शियल बैंक मेरे को बदले में लोन तो देगा, ऑफ कोर्स लोन देगा, है ना। कमर्शियल बैंक ऑफ कोर्स मुझे बदले में लोन देगा। लेकिन मुझको एक बात बताओ, तीन ऑप्शन देता हूं। 10 लाख का लोन देगा, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, 10 लाख से कम का लोन देगा। ऑप्शन थ्री, 10 लाख से ज्यादा का लोन देगा। क्या लगता है आपको? 10 लाख से, अच्छा है। ये लोग जो ज्यादा बोले हमको उनका दिमाग को अप्रिशिएट करने दीजिए एक बार। मतलब तब तो फिर ये होगा, हम गवर्नमेंट के पास गया, अपना 10 लाख का लैंड दिया, गवर्नमेंट से 15 लाख का लोन लिया और बोला थैंक यू रख ले लैंड। जो लोग ज्यादा बोले वो लोग क्या खा के आए हैं हमको, ये समझ में आ रहा है। कौन सा पदार्थ का सेवन किया है तुम मोहित? थोड़ा सा सोच ले आंसर देने से पहले। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा है हम? मेरे भाई अगर लोन देगा तो 10 लाख से कम का देगा ना, 10 लाख का भी नहीं देगा तेरे को। क्यों नहीं देगा 10 लाख का भी? एग्जाम्पल देता हूं। मैंने 10 लाख मान लो उस दुनिया में कि 10 लाख का दे दिया, मैंने 10 लाख का जमीन गिरवी किया, वो 10 लाख दे दिया, ठीक है। कल को मार्केट में न्यूज आया कि मेरा जमीन का कीमत 7 ही लाख है, हम बोला कमर्शियल बैंक को रख ले, नहीं चाहिए। थोड़ा सा बुद्धि रखो, थोड़ा सा बुद्धि रखो, वो कमर्शियल बैंक है। थोड़ा सा एडुकेटेड लोगों की तरह सोचो। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? मार्जिन काटता है। क्या करता है? मार्जिन काटता है। मार्जिन काटता है मतलब एक अमाउंट काट लेगा। मान लो 30% काट लिया, तो इसका मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपया का लोन, मतलब बेसिकली 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी अगर गिरवी किया, मॉर्गेज किया ना, तो वो मुझको कितने का वैल्यू देगा पता है? 7 लाख का। मतलब कितना का गैप रखा बोलो? 30% का। 3 लाख मतलब 30% ऑफ 10 लैक्स। ये 30% आरबीआई फिक्स करता है। ये 30% कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करता है। ये 30% कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करता है। अब क्या होता है समझो। 30% आरबीआई फिक्स किया। अब समझो, आरबीआई को इकोनॉमी में पैसा कम सर्कुलेट करना है। आरबीआई क्या बोलेगा? आज से दोस्तों मार्जिन 50% जाओ। तो मतलब, तो मतलब ऐसा है, मतलब ऐसा है कि अगर 10 लाख रुपया का तुमने प्रॉपर्टी गिरवी रखवाया, 50% को तुम कर दो साइड, 5 लाख का ही तुमको लोन मिलेगा। अब यहां से दो चीज हुआ, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ। पहले 7 लाख जाता, पहले 7 लैक्स ज्यादा तुम्हारे हाथ में, अब तुम्हारे हाथ में 7 लैक्स की जगह केवल 5 लैक्स जाएगा। पहला बात, 7 लाख की जगह तुम्हारे हाथ में केवल अब 5 लैक्स जाएगा। बात नंबर एक, ठीक है। बात नंबर दो, बात नंबर दो, 7 लाख की जगह 5 लैक्स जाएगा, राइट। बात नंबर दो, आधे लोग डिस्करेज हो जाएंगे इस चीज से कि भाई 1 करोड़ के लिए मेरे को 50 लाख ही दे रहा है, हटा, नहीं चाहिए लोन, छोड़ दे। तो वही तो आरबीआई को चाहिए था, मत ले लोन। इन्फ्लेशन है ना, आया बात समझ में? यस सर। तो ये कुछ चीजें हैं, तरीके हैं जिससे आरबीआई इकोनॉमी में पैसा काटता है, समझ आ गया? इन्फ्लेशन में रिड्यूस क्रेडिट,
डिफ्लेशन में एक्सपेंड क्रेडिट। तो ये बात एक बार साइड में लिख लेना। इन्फ्लेशन गोल इज रिड्यूस मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन है अगर, गोल इज रिड्यूस मनी सप्लाई। साइड में लिखना, उस नोट्स में मत लिखना। इन्फ्लेशन में गोल है रिड्यूस मनी सप्लाई। डिफ्लेशन में है गोल इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन में द गोल वाज टू रिड्यूस मनी सप्लाई, डिफ्लेशन में था द गोल इज इंक्रीज मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन में था गोल रिड्यूस मनी सप्लाई, डिफ्लेशन में गोल है इंक्रीज मनी सप्लाई। भाई क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर बातचीत क्लियर है। यस सर क्लियर है बातचीत। डन है एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। अब जो आप लोग क्रेडिट कंट्रोल का टेक्निक्स लिख रहे थे ना, या हेडिंग आपके पास अभी तक रखा हुआ था क्रेडिट कंट्रोल, अब इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव में पहला टेक्निक है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट स्लैश रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पांचवा है लीगल रिजर्व रेशियो, क्वालिटेटिव में लिखना रेगुलेशन ऑफ मार्जिन मनी या रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग। नंबर 3 है मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन। लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। अब भैया ऐसा है ना, ये जो इतने सारे पॉइंट्स में लिखवाया हूं, इनमें से कोई भी खुद भी एक क्वेश्चन है, मतलब खुद में ही 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक शॉर्ट नोट्स के लिए रेलिवेंट है। समझ आ गया? इसलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, याद है मैंने बोला था आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो रेट ही बढ़ा देगा, यस और नो? वो था बैंक रेट और रेपो रेट है। आप दो दो कॉन्सेप्ट कैसे बता दिए। बैंक सुन ही नहीं रहे हो, बैंक रेट भी वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। बैंक रेट भी वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रेपो रेट भी वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो भैया फिर 2 पॉइंट क्यों, एक ही पॉइंट लिख देते। फर्क है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, पर दोनों में होता सेम ही चीज है। इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा।
क्योंकि तुम लोग भूल रहे हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे गोल मनी सप्लाई को बढ़ाना नहीं घटाना है। अरे इन्फ्लेशन के दौरान गोल मनी सप्लाई को बढ़ाना नहीं घटाना है। इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई को गोल बढ़ाना नहीं घटाना है। तो एवरीबडी आरबीआई क्या करता है? तो एवरीबडी आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई बढ़ाना नहीं घटाना गोल होता है। रुक जाओ, मनी सप्लाई बढ़ाना नहीं घटाना गोल होता है। तो एवरीबडी आरबीआई इन्फ्लेशन के दौरान क्या करता है? बढ़ा देता है। रेपो और ये सब बैंक रेट को बढ़ा देता है। जाओ अब आ जाओ, लड़ लो। जब रेपो और बैंक रेट को बढ़ाया, जब भी रेपो और बैंक रेट को बढ़ाया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो अपने आप ही खस्ता हो गया, कम हो गया। सर फिर ये रिवर्स रेपो क्या है? एनीबडी? किसका सेविंग्स? अरे यार क्या बात है, ब्रिलियंट अमन, एकदम सही पॉइंट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, पर रिवर्स रेपो वो रेट है कि जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई के पास जमा करता है। तो आरबीआई अब उसको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा ना। कमर्शियल बैंक अगर अपना पैसा आरबीआई के पास एक्स्ट्रा जमा करवाता है तो क्या पैसा नहीं मिलेगा? कमर्शियल बैंक को मिलेगा। उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। अच्छा अब सुनना, इन्फ्लेशन के दौरान रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, रिवर्स रेपो उल्टा होता है, याद रखना। रिवर्स रेपो उल्टा होता है, याद रखना। तो अगर इन्फ्लेशन के दौरान रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो इन्फ्लेशन के दौरान रिवर्स रेपो को, इन्फ्लेशन के दौरान रिवर्स रेपो को, इन्फ्लेशन के दौरान रिवर्स रेपो को, एकदम गलत जवाब। कायदे से सुनो, कायदे से सुनो। हमको पता था ना तुम लोग ऐसे ही सोचता है, इसीलिए हम पहले ही सोचवा दिया कि हाँ रेपो उल्टा होता है रिवर्स रेपो का, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो बढ़ता है तो मम्मी रिवर्स रेपो घटेगा। थैंक यू, जीरो मिलेगा, जीरो। सोच कैसे? इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, आरबीआई रिवर्स रेपो बढ़ाएगा। रिवर्स रेपो बढ़ाने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है, कमर्शियल बैंक सोचेगा कि पब्लिक को देने की जगह आरबीआई को देते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है हमारे लोन्स पर। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन टू द पब्लिक, लेट्स गिव लोन टू आरबीआई, एंड दिस लोन इज रिवर्स रेपो, दिस लोन इज रिवर्स रेपो। तो इन्फ्लेशन में भी रिवर्स रेपो भी बढ़ाया ही जाता है, जिससे एक्स्ट्रा पैसा कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई के पास आए और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो। समझ आया क्या? खाली ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ऐसे नहीं होता है। चमका कि नहीं चमका? ऑनलाइन वालों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये कंफर्म करेंगे, यस और नो बताइए। चलो आओ, लिखो, अभी आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चार्ट बना लिया क्या? एक मिनट, ये चार्ट बना लिया क्या? ये लोग से भी पूछ लेता हूँ। हाँ भैया, ये लोग क्या नाम है ऑनलाइन वालों, कंफर्म करो यार। अरे क्या बात है, कृष्णा भी आया है क्लास में। कृष्णा तुम आधा क्लास हो गया फिर आया बाबू। तो जब तुम्हारा नेटवर्क नहीं आता है तो तुम आया करो क्लास में। चलो ठीक है, चलो ठीक है। हुआ? छाप लिए क्या? छाप लिए? वेरी गुड। पहला पॉइंट है बैंक रेट, लिख लो नंबर वन, बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब मैं आपको बता ही था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देता है फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर, चलो लिख लो। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री
lends money to commercial banks to meet their long term needs, to meet their long term needs. तो बोलो, बैंक रेट इज द रेट at which central bank of a country lends money to commercial banks to meet their everyone to meet their आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देता है टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। एक बार सारे लोग बोलो, बैंक रेट क्या है? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, लिखो। अब इसके बाद यहां से मत लिखना ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग, इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है, समझ गए ना? ये नया पॉइंट नहीं है, उसी में कंटिन्यू करो। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गोल ऑफ आरबीआई इज टू रिड्यूस मनी सप्लाई। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गोल ऑफ आरबीआई is to reduce money supply. During inflation, the goal of RBI is to reduce money supply. During inflation, the goal of RBI is to reduce money supply. अरे during inflation, the goal of RBI is to reduce money supply. During inflation, the goal of RBI is to reduce money supply. During inflation, the goal of RBI is to reduce money supply. So RBI increases the bank rate. लिखो, so RBI increases the bank rate. So RBI increases the bank rate, as in turn, commercial banks will also have to increase. As in turn, commercial banks will also have to increase. Commercial banks will also have to increase their lending rates. Commercial banks will also have to increase their lending rates. Commercial banks will also have to increase their lending rates. Commercial banks will also have to increase their lending rates. लिखा क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? ड्यूरिंग डिफ्लेशन, ड्यूरिंग डिफ्लेशन, ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक रेट इज रिड्यूस्ड. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, ये हो गया खत्म पहला पॉइंट. अब देखो, अच्छा एक सेकेंड, अब सानवी का एक क्वेश्चन आ रहा है एवरीवन, आई विल स्पीक दैट आउट. इतना लेकिन बैंक रेट के अंदर अपने को लिखना है. बोलो, कितना ही लोन लेता है? क्या बात कर रहे हो आप? मैडम ऐसा है कि पूरे ईयर में लाखों करोड़ों रुपए लोन के रूप में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए. कंज्यूमर्स और कौन? क्योंकि लोन का मतलब एडुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, बिजनेस लोन है, मशीनरी लोन है, एग्रीकल्चरल लोन है. तो एक कंज्यूमर कितना ही लोन लेता है? मतलब भयानक लोन लेता है. जितने बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर लोन है, जितने लोग एक फ्लैट परचेज कर रहे होते हैं उनके ऊपर लोन है, मेजॉरिटी लोग के ऊपर. तो क्या बात कर रहे हो? तो लोन तो बहुत सारा है, तो वो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है इकोनॉमी में. क्लियर है? अच्छा, और एक चीज और, कोई ये मत सोचना मॉनेटरी पॉलिसी ही एक तरीका है, फिस्कल पॉलिसी बोल के भी होता है, पर वो फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. वहां पे क्या तरीका है मनी सप्लाई रिड्यूस करने का.
टैक्स बढ़ाओ, पैसा ही नहीं बचेगा तो खर्चा क्या करेगा। लेकिन वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। हम इसीलिए हेडिंग लिखवाया था, याद है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी मतलब जब टैक्सेस के साथ छेड़छाड़ होता है, वो उस चैप्टर में आएगा, है ना। अभी बजट से रिलेटेड ये सब चैप्टर है, उसमें आएगा, ठीक है कि नहीं, है सिलेबस में। तो ये क्या लिख लिया कि आप लोगों ने, बैंक रेट, ये हो गया। अब अगर कोई बोले कि सर ये लर्न करवाइए, तो बेवकूफ है, क्योंकि कायदे से ये वर्ड लर्निंग का ही नहीं। क्या है, तीन बातें हैं जो मैंने लिखवाई हैं, अगर सोचोगे तो। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है, एक बात। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में, सॉरी, इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक का लेंडिंग रेट बढ़ जाता है और बोरोवर्स डिस्करेज हो जाते हैं। डिफ्लेशन में यही बैंक रेट को घटा दिया जाता है। इन्फ्लेशन के दौरान गोल है टू रिड्यूस मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन में गोल है टू। अब बोलो इसमें क्या लर्न करवाऊं। अगर ये सारा बात को लिख दो और अब्बा डब्बा जब्बा नहीं लिखो, तो तुमको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बैंक रेट हो गया। पॉइंट नंबर टू, रेपो रेट। रेपो के बगल में लिख लेना, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज। हो गया क्या। राइट सर। नेक्स्ट है रीपर्चेज रेट। सर मैं आपको बोला, अभी मैं बताऊंगा रीपर्चेज। देखो, अगर सरल भाषा में समझना है तो बहुत सिंपल है, तुम लोग को ऑलरेडी पता लग गया। सेम डेफिनेशन लिखना है लॉन्ग टर्म की जगह। रेपो रेट इज द रेट एट विच, लिखो मत अभी, एट विच आरबीआई ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर तुम समझो इसका नाम रीपर्चेज क्यों है। क्योंकि कायदे से रेपो में बोल दिया, तुम निकल लिए। पर जो आदमी थोड़ा सा भी पढ़ता लिखता है वो सोचेगा कि रेपो को फिर रीपर्चेज क्यों बोले, क्योंकि सर जो बोल रहे हैं उसमें तो रीपर्चेज का कोई चक्कर नहीं है। आओ मैं तुमको बताता हूँ रियल लाइफ में ये लोन कैसे दिया जाता है, समझो। आरबीआई ना एक तरीके से लोन नहीं दे रहा है। रियल लाइफ में हो क्या रहा है पता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट का कुछ सिक्योरिटीज लेता है। गवर्नमेंट का कुछ सिक्योरिटीज लेता है आरबीआई कमर्शियल बैंक से। मान लो वो सिक्योरिटीज लिया 1,000 रुपया में, तो मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कितना में दिया, 1,000 रुपये। तो कहीं तुम लोग को ये एक परचेज ट्रांजैक्शन दिखा कि नहीं दिखा, कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया और आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 1,000 रुपया दिया। क्या ये एक परचेज ट्रांजैक्शन है। हाँ, ये परचेज ट्रांजैक्शन में एक खास बात है, उसी दौरान ये अग्रीमेंट हुआ हुआ है। उसी दौरान ये अग्रीमेंट हुआ हुआ है कि कमर्शियल बैंक सेम पर सिक्योरिटी को फ्यूचर में आरबीआई से वापस परचेज कर लेगा, लेट से एट 1,500 रुपया, रीपरचेज। अब देखो, तो लग रहा है रीपरचेज, पर रियल लाइफ में इट इज अ सिंपल लोन का केस, जहां आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 1,000 रुपया लोन दिया और बाद में 1,500 रुपया वापस ले लिया। और इसको स्ट्रक्चर, इसको ढांचा कैसा बनाया कि सुन, हम तेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, तुम प्रॉमिस कर तुम हमसे वापस ये खरीद लेगा। इसीलिए नाम में क्या आ गया, रीपरचेस। अब चमका कि नहीं चमका। अब तुमको समझ आया क्या है। हाँ, तुम्हारे स्कूल में यही होगा। अधिकतर टाइम तो टीचर बोलेगा है बैंक रेटा रेपो रेटी आचे, स्कूल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जो थोड़ा डीप जाएगा, बोले ना आलादा आलादा आचे, अलग अलग है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए देता है। ये है दूसरा कैटेगरी का स्कूल जो थोड़ा डीप जाएगा। थर्ड कैटेगरी वाला जो एकदम डेप्थ में जाके ये बताए, मेरे को नहीं लगता, अगर कोई बताया तो फिर तो बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है वो तो, फिर अगर कोई थर्ड ग्रेड में घुस के बताया तो। बट समझ आ गया ना, क्यों इसको रीपर्चेज बोलते हैं, इसलिए रीपर्चेज बोलते हैं।
क्लियर है? अभी सर लिखने वाला बात बताइए, तो लो लिख लो यार, ऐसा है क्या दिक्कत है, लिखो आप लोग। It is the rate, it is the rate, repo rate is the rate at which, repo rate is the rate at which central bank of a country, repo rate is the rate at which central bank of a country, rate at which central bank of a country lends money to commercial banks. Repo rate is the rate at which central bank of a country lends money to commercial banks. Rate at which central bank of a country lends money to commercial banks to meet their short term needs, to meet their short term needs, to meet their short term needs, to meet their short term needs. लिख लीजिए, the central bank advances loans against, the central bank advances loans against, the central bank advances loans against approved securities, और हाँ against approved securities, ठीक है, against approved securities. The central bank advances loans against approved securities. The central bank advances loans against approved securities. ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या करना होता है, डिफ्लेशन में क्या, वो मैं लिखाया नहीं ऊपर, वेट, उसके पहले यहां तक सारे लोग रीड करके बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। फिर से, रेपो रेट इज द, फिर से, repo rate is the rate at which central bank of a country lends money to commercial bank to meet their short term needs. आप बोलिए, सोचिए ना कि क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन दे रहा है मैडम, बोलिए फिर से। तो वही तो बोल रहा हूं ना, लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि अंधाधुंध रट्टा मारे, सोच के बोलिए, देखिए आपने सही बोला ना, तो वो थोड़ा सा इम्बाइब कीजिए। हाँ, ओ, बोलो। पराग, अभिषेक, रेपो रेट इज द रेट एट विच, करेक्ट है, एक बार सारे लोग बोलो, रेपो रेट, एक बार और, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर, आगे लिख लो, मतलब आगे बोलो, द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी, फिर से, द द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटीज, against approved securities, against approved securities, the central bank advances loans against approved securities, ठीक है कि नहीं है? An increase in repo rate increases the cost of borrowings from central bank, बोलो, an increase in repo rate increases the cost of borrowings from central bank। अरे क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक का नाक में दम हो गया ना, और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा, यस और नो? वही लिखवा रहा हूं, एन इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। An increase in repo rate increases the cost of borrowings from the central bank, फिर से बोलो, an increase in repo rate increases the cost of borrowings from the central bank, एक बार और, ठीक है?
लिखिए, इट फोर्सेस कमर्शियल बैंक्स to increase their lending rates. It forces commercial banks to increase their lending rates. To increase their lending rates. Lending rates. Which discourages the borrowers. क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को बढ़ाना पड़ा लोन, तो which discourages the borrowers from taking loans. Which discourages the borrowers from taking loans. समझ रहे हो ना, क्योंकि कमर्शियल बैंक को भी तो बढ़ाना पड़ा ना. Which discourages the borrowers from taking loans. लिखिए, repo rate is increased during inflation. 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 बोलो, repo rate is increased during inflation. कहानी खत्म हो गया. तो ये था तुम्हारा, ये कौन सा पॉइंट बोलो? पॉइंट 2 था ना, राइट सर. तो ये हो गया. और अच्छा, ये भी लिख लेना, अपोजिट हैपेंस इन केस ऑफ डिफ्लेशन. वो एक बार लिख लेना, अपोजिट हैपेंस इन केस ऑफ डिफ्लेशन. अपोजिट हैपेंस इन केस ऑफ डिफ्लेशन. कहानी खत्म हो गया. सो भाई, मैंने तुमको 2 पॉइंट लिखवाया है, बैंक रेट और रेपो रेट. पॉइंट 3 पर चलते हैं, बट उसके पहले बैंक रेट और रेपो रेट क्लियर है. दोनों में सब कुछ सेम है, खाली एक फर्क है, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म वर्ड है, रेपो रेट में, मतलब कोई स्टूडेंट अगर भूल गया, एग्जैक्टली दोनों सेम लिख दिया, खाली लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म भी लिख दिया ना, टीचर फुल मार्क्स दे देगा. खाली एक एक्स्ट्रा चीज था कि रेपो में लिखना था अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटीज, अगेंस्ट अप्रूव. खाली ये एक एक्स्ट्रा था. ऑनलाइन वालों, आर यू विथ मी? क्लियर है? कम ऑन गाइस, जो लोग सुन रहे हैं पूरा लेक्चर. तीसरा है दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. पॉइंट 3, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस. और मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों के कुछ लोगों ने टेस्ट का सिलेबस शेयर किया था, सो आई विल टेल यू. जैसे ऋषिका है ना, ऋषिका है क्या क्लास में? हाँ, यस सर. तो ऋषिका और ये लोग, तो जिन लोग भी हम जो चैप्टर करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जिन लोग का भी एडवांस में कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा पर्दा, सबके पास रिकॉर्डिंग शेयर किया हुआ है. बैच कोड मैं फिर ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देखो अपने टेस्ट के लिए. समझ में आ गया? वही तरीका यूज करना है आपको, कि जो भी चीज एक्स्ट्रा आ रहा है विच वी हैव नॉट डन, करना तो मेरे को पूरा ही है प्री बोर्ड्स तक, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक क्या करना है? रिकॉर्डिंग देखना है. समझ आ गया? यस सर. वो भी उस चीज का जो हम लोग कवर नहीं किए, तो खैर जो भी, हटाओ, आगे बढ़ता हूं. ओपन मार्केट ऑपरेशंस. यहाँ क्या होता है तुमको पता है? आरबीआई गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज को बाजार में बेचने आ जाएगा इन्फ्लेशन के दौरान. क्यों? क्योंकि लोग खरीदेंगे. आरबीआई इन्फ्लेशन के दौरान जब मनी सप्लाई कम करना है, बाजार में गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज बेचेगा. अच्छा, सिक्योरिटीज बेचेगा मतलब ऐसे नहीं है कि सुपरमार्केट में जाके बेचता है. बेचने के लिए अपने लिस्ट कर देता है अपनी वेबसाइट पर. आप लोग अगर आज घर जाके करोगे सर्च, गूगल करोगे कि आरबीआई बॉन्ड्स या न्यूली इशूड बॉन्ड्स, तो बहुत सारा आरबीआई का साइट पे तुमको लेके जाएगा. सो दैट बेसिकली इज व्हाट यू बाई. अच्छा, जब तुम वो खरीदा, अपने आप ही उस खरीदने की प्रोसेस में क्या हुआ? अपने आप ही उस खरीदने की प्रोसेस में तुमने पैसा दिया, मनी सप्लाई कम हो गया, अब तुम उसको कोई सामान खरीदने के लिए नहीं लगा पाओगे. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? यस सर. लिखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. लिखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ. ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू. ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ. ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ. Open market operations refers to buying and selling of government securities, buying and selling of government securities by the central bank
बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम/टू, क्योंकि पब्लिक भी खरीद सकता है, कमर्शियल बैंक भी खरीद सकता है, फ्रॉम/टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, फ्रॉम/टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, फ्रॉम/टू टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। लिखो, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI sells securities. During inflation, RBI sells securities in the open market. During inflation, RBI sells securities in the open market. है ना? This reduces money supply in the economy. 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 लिखा क्या? आगे लिखिए, during deflation. During deflation, RBI purchases securities from the open market. During deflation, RBI purchases securities from the open market. हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस? सारे लोग रीड करेंगे, एक बार बोलिए। Buying and selling of government securities by the central bank from/to the public and commercial bank, from/to the public and commercial banks। फिर से पूरा बोलो। from/to the public and commercial bank। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखा हुआ है एक्चुअली आप लोगों का कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, दिस रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन आरबीआई परचेजेस सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। एक बार पूरा रीड करेंगे, सारे लोग बोलो। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और ड्यूरिंग डिफ्लेशन, एग्जैक्टली। फोर्थ वाला मैं लिखवा तो नहीं रहा अभी क्योंकि टाइम है, बट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कायदे से सुनेंगे। फोर्थ वाला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल रिजर्व रेशियो। बोलो बोलो, क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। अब भैया ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या चक्कर है, मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है ना, कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है ना, कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है ना, उसका एक हिस्सा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। हाँ, मान लो आज, आज के दिन, आज आज क्या है भाई? थर्सडे है। थर्सडे, आज कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आया, तो कमर्शियल बैंक के पास अगर मान लो 5 दिन मिला के 500 आया ना, इसका एक हिस्सा जो आरबीआई डिसाइड करेगा वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा कर देना है। मान लो डिसाइड हुआ 20%, तो 500 में से 100 रुपया कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए बचा ही कितना रुपया? 400। अभिषेक समझ आ रहा है? कमर्शियल बैंक के पास 500 का डिपॉजिट आया, आरबीआई का रूल है कि कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, मान लो 20%, तो बचा कितना बोलो? 400। तो मतलब 100 रुपीज डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, मतलब 100 रुपीज डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, मतलब 100 रुपीज डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं, पता है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? मतलब वो पैसा जो कैश के रूप में कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। इन्फ्लेशन के दौरान कैश रिजर्व रेशियो को क्या करेगा? बढ़ा देगा कि अब 500 रुपया में से तुमको 30% रखना पड़ेगा, मतलब 150 रुपीज जमा करना पड़ेगा। तो तुम इकोनॉमी में कम सर्कुलेट कर पा रहा है, सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है? यस और नो? इन्फ्लेशन में यही तो गोल है कि कमर्शियल बैंक कम से कम पैसा बांट पाए इकोनॉमी में। डिफ्लेशन में इसी को 10% कर देता है कि खाली 50 रुपया मेरे को दो, बाकी 450 रुपीज 500 में से जाओ सर्कुलेट करो पब्लिक में। यस और नो? कम ऑन। फिर सर ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है?
ये भी एक रेशियो है जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज, इसको उसको आरबीआई के पास जमा करने का जरूरत नहीं है, खुद के पास रख सकता है, पर उसको लोन के रूप में दिया नहीं जा सकता। कैश रिजर्व रेशियो तो दे ही नहीं पाएगा क्योंकि आरबीआई पैसा ले लेगा। एसएलआर में रखना खुद के पास ही है, पर लोन के रूप में नहीं दिया जा सकता। एक और फर्क है, सीआरआर को कैश के रूप में ही मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो को। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कैश के रूप में भी रख सकते हैं, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज के रूप में भी रख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। हाँ, केशव फिर से बोल, आवाज तेरा क्लियर नहीं आया, फिर से बोल। एक बार चैट में लिखना, एक बार चैट में लिख, हम वेट कर रहे हैं। आराम से लिख चैट में, फिर हम देख के जवाब देगा तेरे को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर ड्यूरिंग एसएलआर कैन कमर्शियल बैंक डू इन्वेस्टमेंट? नहीं, एसएलआर खुद के पास मेंटेन करना होगा केशव, इसका कुछ नहीं कर सकता तुम। एसएलआर के बाद जो तेरे पास पैसा बचा है उसका तेरे को जो करना है कर। एसएलआर का पैसा को तेरे को खुद के पास रखना पड़ेगा मेंटेन। इन्फ्लेशन के दौरान एसएलआर को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैं कमर्शियल बैंक हूं, आज मेरे को कुछ नहीं बोला गया तो मैं 100 रुपए आप लोग को लोन दे दिया, पर मुझे बोला गया कि नहीं, तुम उसका 20% खुद मेंटेन करो, तो मैं 100 का 20 रुपये खुद रख रखा हूं, तो तुमको तो मैं 80 दे पाया ना। इकोनॉमी में मनी सप्लाई तो इन्फ्लेशन के दौरान कम ही करना था। यस सर, समझ आया? तो सीधा बात है, इन्फ्लेशन के दौरान सारा रेट्स को बढ़ा दो, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, सारा रेट्स को इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ाया जाता है। दैट इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक। हालांकि सर आपने एलआरआर हम लोग को लिखवाया नहीं है, ये मैंने नेक्स्ट डे कवर करवा दूंगा, क्योंकि क्वालिटेटिव मेथड बहुत छोटा है, क्वांटिटेटिव में यही एक बड़ा पॉइंट था। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। ओके।